हेलो बच्चों, आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। आज आपका मिड टर्म का एग्ज़ाम हुआ है क्लास 10 साइंस का, और इस वीडियो में हम जो मार्किंग स्कीम आती है उससे रिलेटेड उसमें जो जो आंसर्स दिए हुए हैं उसके हिसाब से आपका हम इस वीडियो में पूरा पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे। पहले क्वेश्चंस और फिर आंसर्स, ताकि आप देख सको सीबीएसई कितने आंसर्स करने पे आपको कितने मार्क्स देती है। तो ये इस तरफ आपका क्वेश्चन पेपर होगा और इस तरफ आपके आंसर्स होंगे। तो अगर सबसे पहले हम देखें, सबसे पहला क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन अगर है आपका, तो हम इसमें इंग्लिश मीडियम कर लेते हैं, हिंदी मीडियम हमने पहले ही एक्सप्लेन किया हुआ था। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज आर एक्सोथर्मिक इन नेचर। तो इसका सही आंसर जो है वो है डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल्स। तो इसका सही आंसर अगर हम दोनों को एक साथ लेके चलें, हाँ, तो इसका सही आंसर जो दिया हुआ है वो है फर्स्ट का सी। सेकंड है इन ऑर्डर टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई। तो एक्स और वाई के कोफिशिएंट इसमें क्या होंगे, तो एक्स और वाई के जो कोफिशिएंट है इसका सही आंसर है डी। तो डी हो जाएगा 4 और 2। थर्ड है कि ये जो रिएक्शंस हैं ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ है, इसका सही आंसर है बी, AgCl से 2AgCl प्लस Cl2। चौथा, इसमें इस क्वेश्चन में जो आपसे पूछा गया था कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। अब अमोनियम क्लोराइड जो है वो HCl और अमोनियम हाइड्रोक्साइड से बनता है, बट क्योंकि ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये नेचर ऑफ सॉल्ट इसका एसिडिक होना चाहिए। यहाँ आपका बेसिक दिया है तो इसीलिए ये गलत हो गया। फिर सोडियम सल्फेट, तो H2SO4 ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेसिस है, तो ये जो सॉल्ट बनेगा वो बनेगा इसका न्यूट्रल, ये न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। फिर है सोडियम एसीटेट, तो एसिटिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये वीक एसिड है, तो बेसिक सॉल्ट बनेगा, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है हमारा। और सोडियम कार्बोनेट H2CO3 और सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये भी हमारा क्या होगा, बेसिक। तो सही आंसर जो आपको पूरी तरीके से दिया था ऑप्शन नंबर सी, तो यहाँ भी ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है। अगला है, हाँ, फिफ्थ क्वेश्चन था कि जो नेचुरल सोर्स और एसिड प्रेजेंट, तो विनेगर में कौन सा एसिड होता है, ये हमने पहले ही पढ़ा था, एसिटिक एसिड होता है। नेटल के स्टिंग में मिथेनॉइक, टमाटो में ऑक्जेलिक और लेमन में सिट्रिक। तो कौन कौन सा सही मिला हुआ है, 2 और 3, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला है रिंग ऑफ कार्टिलेज, ये भी हमने कर लिया, ये थ्रोट में प्रेजेंट होता है, तो यहाँ भी आंसर आपका थ्रोट दिया हुआ है। फिर अगर हम सेवन्थ क्वेश्चन की बात करें, तो स्टोमेटा जब ओपन होता है तो इसमें जो ऑप्शन दिया है 1 एंड 4 आर द करेक्ट। तो इट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस, एंड फोर्थ वाटर फ्लोज इनटू द गार्ड सेल। जब ओपन होगा तो वाटर फ्लोज करेगा, जब वो क्लोज हो जाएगा तो वाटर जब आउट होता है तो वो क्लोज हो जाता है, ये मेन पार्ट होता है। तो इसका 1 एंड 4 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। फिर है आठवां, नौवां, हाँ, एट्थ क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कि एथलीट जो है वो बहुत दिनों बाद अगर दौड़ेगा तो मस्कुलर क्रैम्प्स आ जाते हैं, क्योंकि एक्सटेंसिव वर्कआउट सेशन के कारण। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लैक ऑफ ऑक्सीजन और लैक्टिक एसिड बनने के कारण। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड एंड लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो 3 तरह की रेस्पिरेशन होती है, ये आप ध्यान से समझ लो। पहला जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, दूसरा हमारे मसल्स में होता है, और तीसरा ईस्ट में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में जो एंड प्रोडक्ट बनता है वो बनता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, मसल्स में जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इसमें बनता है, मसल्स में आपका लैक्टिक एसिड बन जाता है, और पार्शियल ऑक्सीडेशन, पार्शियल प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है ये लैक ऑफ ऑक्सीजन, और ईस्ट जो है वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में बनाता है अल्कोहल। तो ईस्ट में अल्कोहल बनता है, मसल्स में लैक्टिक एसिड, और माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे ज़्यादा एनर्जी जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रेस्पिरेशन होता है दैट इज़ इन माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है रिसेप्टर दैट आर यूजुअली लोकेटेड इन सेंस ऑर्गन्स, ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स। तो ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स जो हमारा ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होता है, जिनके हम सूंघ के, जिनको स्मेल करके पता कर सके, तो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर स्मेलिंग से रिलेटेड है, और यहाँ पे जो है ये कहाँ हमारा प्रेजेंट होगा, नोज़ में, तो इसका सही आंसर नोज़ है। 10th है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इनवॉलेंट्री एक्शन। तो ये हमने किया ही था, च्यूइंग, ये चबाना जो है इनवॉलेंट्री एक्शन नहीं है, ये एक वॉलेंट्री एक्शन है। अगला है एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज डिपेंड्स ऑन इट्स फोकल लेंथ। जो पावर है वो फोकल लेंथ से डिपेंड करता है, पावर इज़ 1/f, तो फोकल लेंथ पे डिपेंड करता है, तो इसीलिए
इसका आंसर हो जाएगा फोकल लेंथ। उसके बाद है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट विद इन द फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। तो अगर एक कॉनकेव मिरर है, मान लो आपका, सॉरी इस तरह से हम ड्रॉ करते हैं, ये आपका मान लो कॉनकेव मिरर है और इधर फोकस है, तो यहाँ अगर इमेज रखते हो तो ये इस तरह यहाँ ऑब्जेक्ट रखते हो तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर एंड लार्ज इरेक्ट एंड वर्चुअल। तो ये इसका सही हो जाएगा वर्चुअल इरेक्ट, 12th का डी। फिर है 13th क्वेश्चन, व्हेन द लाइट एंटर द आई मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन अकर्स एट। तो आउटर सरफेस ऑफ कॉर्निया, लगभग 70% के आसपास का रिफ्रैक्शन यही हो जाता है। नेक्स्ट है, ये अभी हमने 8th क्वेश्चन कर लिया। हाँ, फिर आपका 14th क्वेश्चन है कि एक पर्सन जो है वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं देख पा रहा है और नियर बाय ऑब्जेक्ट अच्छा डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली देख रहा है, नियर बाय ऑब्जेक्ट सही से नहीं देख पा रहा, तो इसको है क्या, हाइपरमेट्रोपिया। और हाइपरमेट्रोपिया क्यों होता है, ड्यू टू डिक्रीज इन कर्वेचर ऑफ आई लेंस एंड इलोंगेशन ऑफ आई बॉल। इसका ऑप्शन बी नंबर सही है मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल कंसिडर्ड द लीस्ट एनवायरमेंट फ्रेंडली। तो इंसिनरेशन, ये जलाना जो है वो कहलाता है इंसिनरेशन। तो वेस्ट डिस्पोजल को जलाना सबसे कम एनवायरमेंट फ्रेंडली है। अगला है विच ऑफ द फीचर रिलेटेड बायोडिग्रेडेबल। तो इसका सही आंसर बी था, ये हमने किया ही था। ठीक है, बायोलॉजिकल प्रोसेस से जो डिग्रेड हो जाए दैट आर नोन एज बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। और पोटेशियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड, तो ये नहीं होता है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड दो ही हमने पढ़े, एक जिंक ऑक्साइड और एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये आपको पता होना चाहिए। यही दो होते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 और जिंक ऑक्साइड। अगला है आपका मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद, तो ये सही है, ये गलत है। तो दिस इज़ फॉल्स, दिस इज़ ट्रू। तो ए सी फॉल्स डी, तो इसका ऑप्शन आता है डी, तो इसका डी ही है। फिर है आपका 18th, हाँ 18th की अगर हम बात करें तो डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन लीड्स टू डॉर्फिज्म, ये सही है। और ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट बाय पैंक्रियाज, ये गलत है। ग्रोथ हार्मोन किससे सीक्रेट होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा दिस इज़ ट्रू, दिस इज़ फॉल्स, ऑप्शन नंबर सी। 19th का कॉनकेव मिरर की जगह हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर, तो ये हो गया आपका फॉल्स और ये बिल्कुल सही है, ट्रू। तो इसका भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 20th है फूड चेन जनरली डज नॉट कंसिस्ट मोर देन, तो ये भी सही है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एनर्जी हर एक ट्रॉफिक लेवल पे कम होती रहती है, सिर्फ 10% एनर्जी ही बचती है। तो ये भी सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो इसका आंसर है। तो यहाँ तक तो हमने कर लिया था। अब एक्सप्लेन्ड क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो आपको किस तरह से एक्सप्लेनेशन देना है ये भी आप देखते हैं। अब जैसे पहला क्वेश्चन था 21st कि आयरन नेल्स को अगर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप करेंगे तो हाउ विल यू प्रूव दैट केमिकल चेंज टेक्स प्लेस, सपोर्ट योर आंसर विथ 2 रीजंस। तो ऐसे क्वेश्चंस का जब आपको आंसर करना है, अब थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। अब ऐसे में देखो आपको क्या आंसर करना था, इसमें आपको आंसर करना था कि आयरन नेल्स बिकम ब्राउनिश इन कलर। तो आयरन नेल जो है वो ब्राउनिश हो जाएगा कलर में, और ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट चेंज टू ग्रीन, और केमिकल रिएक्शन आपको इसके लिखना था। तो ये केमिकल रिएक्शन 1 नंबर का है, और जो आप एक्सप्लेनेशन दोगे वो 1 नंबर का। और केमिकल रिएक्शन क्या हो जाएगा, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट CuSO4, ठीक है, ये एक्वस होगा, ये आपका सॉलिड होगा, और इससे बनेगा आपका FeSO4 एक्वस, ये एक्वस बन जाएगा, और प्लस कॉपर सॉलिड, ये डिपॉजिट हो जाएगा। तो इस तरह से ये रिएक्शन आपको लिखना है। अगला है वेल लेबल डायग्राम ऑफ न्यूरॉन। तो न्यूरॉन का अगर हम डायग्राम देखें तो ये इस तरह का न्यूरॉन का डायग्राम बनता है, जिसमें ये न्यूक्लियस होता है, ये सेल बॉडी, ये डेंड्राइट, यहाँ एक्सॉन और यहाँ नर्व एंडिंग। तो आपको ये इस तरह से लिखना था। नेक्स्ट है बीटिंग ऑफ हार्ट, जो हमारा हृदय धड़कता है, हार्ट की बीटिंग को कौन कंट्रोल करता है, तो मेडुला। तो इसका सही आंसर है पहले का है मेडुला, बीटिंग ऑफ हार्ट इज मेडुला। थिंकिंग हमारा सेरिब्रम, ये जो फ्रंट ब्रेन का पार्ट होता है सेरिब्रम, ये कंट्रोल करता है। पोस्चर और मेंटेनेंस इसे कहते हैं सेरिबेलम। और ब्लड प्रेशर, ये भी हमारा मेडुला ऑब्लॉन्गेटा जिसे हम कहते हैं, उसके द्वारा कंट्रोल होता है। 23rd क्वेश्चन है, आपको सोडियम कंपाउंड बताना है जो कि रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। तो वाटर को परमानेंट हार्डनेस वो करने के लिए हम वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं ना, तो वॉशिंग सोडा इसका आंसर हो गया।
अगला है एक्सेस एसिड को स्टमक में न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बेकिंग सोडा या जिसे हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। तो आपको बस बेकिंग सोडा लिखना था, यहाँ तक आप आंसर लिख सकते थे। ये भी एक सोडियम कंपाउंड है, ये भी एक सोडियम कंपाउंड है। इसका फॉर्मूला होता है वॉशिंग सोडा का Na2CO3.10H2O। नेक्स्ट है क्वेश्चन था आपका कि वाई रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक, एक सेकेंड क्वेश्चन यहीं से है, हाँ देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि वाई रेट ऑफ ब्रीदिंग इज इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज फास्टर देन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। जो ज़मीन पे रहने वाले ऑर्गेनिज्म हैं उनसे फास्टर क्यों होता है? तो इसका जो सही आंसर था वो था आपका द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इज़ फेयरली लोअर इन वाटर देन एयर, कि जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व है वाटर में वो कम है एज़ कम्पेयर टू एयर। और क्योंकि एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म ऑल्सो दैट एक्वेटिक लाइक फिशेज ऑब्टेन ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर प्रेजेंट, क्योंकि वो जो ऑक्सीजन लेते हैं वो वाटर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उससे ऑक्सीजन ऑब्टेन करते हैं, इसीलिए वो ब्रीदिंग रेट फास्टर होता है ताकि बार बार वो ऑक्सीजन मिल सके। अगला है रेस्पिरेटरी पिगमेंट, जो कि हेल्प करता है जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है ह्यूमन बीइंग में, तो वो प्रेजेंट है हीमोग्लोबिन, और कहाँ प्रेजेंट होता है? तो वो प्रेजेंट होता है आरबीसी में। तो दोनों लिखोगे तो देख रहे हो आधे आधे मार्क्स का दोनों क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन का आधा नंबर और आरबीसी का आधा नंबर, और 1 नंबर ये ऊपर वाले का। अगला है कौन से आई डिफेक्ट में क्रिस्टलाइन लेंस मिल्की हो जाता है? तो ये होता है कैटरेक्ट, और इसको सही किया जा सकता है बाय सर्जरी। ठीक है, कैटरेक्ट या मोतियाबिंद जिसे हम कहते हैं, और सर्जरी के द्वारा इसको सही कर सकते हैं। उसके बाद है डिस्पर्जन क्या होता है? तो ये हमने पढ़ा था, स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इस कंपोनेंट्स कलर इज कॉल्ड डिस्पर्जन, स्पेक्ट्रम कलर्स विबग्योर। ठीक है, उसके बाद है गैस जेट, जो है वो ओजोन है, जो अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में होता है, डेडली पॉइजनस होता है। और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये सरफेस ऑफ अर्थ को यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है। और कॉज ऑफ डिप्लीशन क्या है? तो CFCs। तो आप बस इतना आंसर लिख देते हो तो आपका सही हो जाता है। अगला है इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, वाटर का जब इलेक्ट्रोलिसिस होता है तब अगर देखें हम तो इस तरह से आप क्या करते हो, ये वाटर लेते हो इसमें, और यहाँ एक रॉड होता है, यहाँ पर आपका एक रॉड होता है। ठीक है, और एक यहाँ आप ट्यूब लगा देते हो, तो एक जगह ऑक्सीजन एक जगह हाइड्रोजन। तो अब आपको यहाँ पता होना चाहिए जो एनोड ये होता है आपका, इस तरफ होता है एनोड, इस तरफ होता है कैथोड। ठीक है, एनोड पे आता है आपका ऑक्सीजन और कैथोड पे आएगा आपका हाइड्रोजन। ठीक है, एनोड के ऊपर होता है आपका पॉजिटिव चार्ज, कैथोड के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव आयन वाले एनोड पे आएंगे, पॉजिटिव आयन वाले कैथोड पे जाएंगे। ठीक है, अब आपसे पूछा है रेशियो, तो आपको ऑक्सीजन एनोड पे और कैथोड पे आपका हाइड्रोजन। अब रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड, तो रेशियो क्या हो जाएगा इसका? अगर हम रिएक्शन देखें तो 2H2O प्लस 2H2 प्लस O2, तो 2:1 का रेशियो हो जाएगा बाय वॉल्यूम, और रिएक्शन आपने लिख दिया। अगला है ये रिएक्शन जो है अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट और काफ़ी अलग आया था, आप सभी को थोड़ा बहुत डाउट इसमें रहा था। क्वेश्चन आपको ये दिया है थर्मिट रिएक्शन का। अब आपसे पूछा गया है कि वाई अबव रिएक्शन इज कॉल्ड थर्मिट रिएक्शन। तो इसका सही आंसर जो आपको लिखना था, इट इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस दैट रिलीज हीट अलॉन्ग विथ इट्स एंड प्रोडक्ट। आयरन प्रोड्यूस्ड इन दिस साइकिल इज लिक्विड इन मोल्टन स्टेट। और थर्माइट रिएक्शन का यूज़ होता है इन वेल्डिंग प्रोसेस, वेल्डिंग ऑफ रेल्स और जॉइनिंग मेटल। उसके बाद आइडेंटिफाई करना है जो ऑक्सीडाइज हुआ है, तो Mn जो है वो रिड्यूस हुआ है, Mn से ऑक्सीजन निकल गया, एल्युमिनियम जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ है। फिर एक रीज़न बताना है कि एल्युमिनियम का इस्तेमाल क्यों गया है, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ ये आसानी से बाइंड हो जाएगा और रेडली ऑक्सीजन को रिमूव कर देगा ऑक्साइड्स ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल, जैसे आयरन, मैग्नीज, इनके ऑक्साइड से ऑक्सीजन आसानी से एल्युमिनियम के साथ बाइंड होकर उनसे रिमूव हो जाएगा, इसीलिए एल्युमिनियम का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। 29वां क्वेश्चन है आपका, इनका रोल बताना था सलाइवरी अमाइलेज का। तो सलाइवरी अमाइलेज का रोल मेनली क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ ये स्टार्च से शुगर में उसे कन्वर्ट कर देता है, कार्बोहाइड्रेट को शुगर में। बाइल जूस, तो बाइल जूस जो है वो फैट ग्लोब्यूल्स का इमल्सिफिकेशन करते हैं। ठीक है, उसको स्मॉलर पार्ट्स में, स्मॉलर ग्लोब्यूल्स जिसे हम क्या कहते हैं? इमल्सिफिकेशन, फैट का इमल्सिफिकेशन। और विलाई जो है वो सरफेस एरिया इंक्रीज़ कर देता है,
फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। तो ये 3 इसके देख लो आप इसके आंसर में। तो ब्रेक डाउन इनटू सिंपल स्टार्च, ब्रेक डाउन लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू सिंपल ग्लोब्यूल्स और इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ फूड। नेक्स्ट है 30th क्वेश्चन था आपको, नेम द मेजर 3 रीजन ऑफ ह्यूमन ब्रेन एंड राइट्स वन ऑफ इट्स फंक्शन। तो इसका जो आंसर अगर देखें, जो 3 रीजन है वो है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। ये मेन थिंकिंग पार्ट होता है, हियरिंग, स्मेलिंग, साइटिंग। मिड ब्रेन इनवॉलेंट्री एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है, और हिंड ब्रेन पॉस्चर, बैलेंस ऑफ बॉडी और इनवॉलेंट्री एक्शंस को। अगला क्वेश्चन 31st अगर देखिए क्या था, 31st क्वेश्चन में कहा गया रे डायग्राम आपको बनाना जब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो। तो ये आप देख रहे हो यहाँ पे, इसी के साथ हम ले लेते हैं, जैसे फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो तो यहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे हो तो फोकस पे बनेगा, और कर्वेचर ऑफ मिरर पे हो तो सेम जगह पे बन जाएगा। ये डायग्राम अगर आप देखो तो इस तरह से ये 3 डायग्राम इजीली बन जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन अगर देखते हैं, इसमें और में ये ऑप्शन था कि 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है जो प्लेन मिरर की इमेज फॉर्म होती है। ये ज़्यादा आसान था। 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हम क्या बता सकते हैं, वर्चुअल, इरेक्ट, वर्चुअल और इरेक्ट होता है। दूसरा सेम साइज़ और सेम डिस्टेंस, और आप क्या लिख सकते हो, लिटरली इन्वर्टेड। ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स आप लिख सकते हो, कोई से भी आप 3 कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें लिख सकते हो। फिर है 32 का कि एक डायग्राम बताना जब प्रिज्म से, एक ट्रायंगुलर प्रिज्म से रिफ्लेक्शन होगा, आप एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ डेविएशन, ये सब बताना, और अगर रे की जगह वाइट लाइट जाएगी तो क्या होगा, इसके बारे में आपको बताना है। तो इस तरह से इसका डायग्राम बनेगा जिसमें ये जो एंगल, जो यहाँ से रे जा रही है और यहाँ से ये परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, फिर यहाँ पे अंदर जा रही है और जब ये बाहर निकलेगी इससे जो परपेंडिकुलर है दैट इज़ एंगल ऑफ ई, एंगल ऑफ इमर्जेंस, और इन दोनों लाइन को जहाँ ये मिलेगी दैट इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये आपको ध्यान रखना है। बहुत बार आपके एग्जाम में यहाँ से रे को गुजार देते हैं और यहाँ से निकालते हैं, तो उसमें आप ध्यान रखना कि रे का डायरेक्शन भी आपको पता होना चाहिए। अगर इधर से है तो ये इमर्जेंस हो, ये इंसिडेंस होगा, ये इमर्जेंस होगा। अगर यही ये इधर से हो जाता तो ये इंसिडेंस हो जाता, ये इमर्जेंस हो जाता है। ठीक है। अब वाइट लाइट जो 7 बैंड में डिस्पर्स होता है, 7 कलर में, वो इसमें इसका जो क्वेश्चन क्या था कि डिफरेंस, हाँ, रीज़न क्या होता है कि जो से अगर वाइट लाइट को हम इसमें करें तो डिस्पर्जन हो जाता है, डिस्पर्जन से वाइट लाइट जो है वो अलग अलग बैंड ऑफ कलर्स में डिवाइड हो जाता है, क्योंकि उन सब का अलग डिफरेंट स्पीड होता है रिफ्रैक्टिव मीडियम में, और वो बेंड हो जाते हैं अलग अलग एंगल्स पे, और ये जो बनता है वो बनता है विबग्योर। विबग्योर का बनता है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखें, तो इसमें आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बताना था। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है कि ये 3 लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, तो द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाइन सेम प्लेन, और दूसरा साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, जिसे हम स्नेल्स लॉ कहते हैं। इसका आंसर अगर देखो तो यही दिया है ना, द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द इंटरफेरेंस ऑफ 2 मीडिया ऑफ द पॉइंट ऑल लाइन सेम प्लेन, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ द इंसिडेंस ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, दिस इज नोन एज स्नेल्स लॉ। ये 2 लॉ थे। अगला कहा है वन डिफरेंस बिटवीन कॉन्वेक्स और कॉन्केव, जो अवतल या उत्तल दर्पण, उत्तल और अवतल दर्पण के बीच में, जो अवतल लेंस के बीच में और उत्तल लेंस के बीच में जो डिफरेंस बताना है इमेज के नेचर के बीच में। तो आपको पता है जो अवतल लेंस है, ये अवतल लेंस, कॉन्केव लेंस ये हमेशा कैसा बनाएगा, सीधा इमेज बनाएगा और छोटा इमेज बनाएगा, आभासी बनाएगा। और उत्तल लेंस जो है वो हमेशा अधिकतर केसेस में वो कैसा बनाएगा, वो रियल और इन्वर्टेड। ठीक है, रियल और इन्वर्टेड। इसका आंसर देख लेते हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, कॉन्केव लेंस ऑलवेज वर्चुअल, कॉन्वेक्स लेंस रियल एंड इन्वर्टेड इन मोस्ट ऑफ द केसेस। ये आंसर आपको देना। एक केस में बस वो वर्चुअल और इरेक्ट बनाएगा, बाकी सभी केसेस में वर्चुअल और रियल और इन्वर्टेड ही बनाता है। अब ये 34th क्वेश्चन काफ़ी आपको परेशान किया होगा, और ये क्वेश्चन वैसे है बहुत ईजी। इसमें कहा गया है कि जब इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे एक्वस सॉल्यूशन ऑफ
सब्सटेंस W, तो वो डिकम्पोज होके एक दूसरा सब्सटेंस X और एक गैस Y बनाएगा। गैस Y का यूज़ हम Z मैन्युफैक्चर मतलब Z मैन्युफैक्चर करने के लिए करते हैं। Z का इस्तेमाल हम पानी को डिसइंफेक्टेंट करने के लिए करते हैं। तो डिसइंफेक्टेंट के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो करते हैं ब्लीचिंग पाउडर का। तो Z है जो है वो आपका ब्लीचिंग पाउडर हो गया। तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2। फिर आपका दिया हुआ है Y, और अच्छा X की अगर हम बात करें तो NaCl हो जाएगा आपका X, जिसके एक्वा सॉल्यूशन से जब निकालते हैं तो क्या बनता है, एक NaOH प्लस Cl2। तो जो आपका Y है वो क्या हो गया, क्लोरीन गैस। ठीक है, तो Y क्लोरीन गैस, सॉरी अच्छा W, ये तो X हो गया। W जो है, W हो गया आपका NaCl, X है आपका हाँ WNaCl, X जो है आपका वो NaOH, Y जो है वो Cl2 और Z जो है CaOCl2। उसके बाद रिएक्शंस आपको लिख देना है। रिएक्शंस अगर देखें तो इस केस में आपको WNaCl, X NaOH, Y Cl2, Z CaOCl2। जब NaCl को हम वाटर के साथ ट्रीट कराते हैं तो NaOH क्लोरीन और हाइड्रोजन निकलता है, CaOH2 प्लस क्लोरीन से CaOCl2 और H2O। यूज़ ऑफ ब्लीचिंग पाउडर आपसे पूछा गया है, तो डर्टी क्लॉथ्स को लॉन्ड्री में और ब्लीचिंग एजेंट फॉर कॉटन और लिनेन और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। और मैं आपको दिया है कि केमिकल कंपाउंड जो बेकिंग सोडा से ऑब्टेन होता है और रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर, तो ये तो अभी हमने पढ़ा था सोडियम कार्बोनेट, तो इसका हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O। ठीक है, और आइडेंटिफाई द कंपाउंड, तो इट इज़ सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है हाउ इट इज़ ऑब्टेन्ड इन क्रिस्टलाइन फॉर्म। तो जब हम सोडियम कार्बोनेट को वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं 10H2O के साथ, तो सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O बनता है। ये न्यूट्रल है, बेसिक है, एसिडिक है, तो ये बेसिक नेचर है बिकॉज कार्बोनिक एसिड और NaOH इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो NaOH इज स्ट्रॉन्ग बेसिक, सो इट इज़ बेसिक इन नेचर। पहले क्वेश्चन में हमने किया था एक MCQ में। ठीक है, तो इसके आंसर अगर देखें तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 डॉट 10H2O गिव्स Na2CO3 डॉट 10H2O और प्लस ए बेसिक इन नेचर ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग बेकिंग सोडा। और इसके साथ दूसरा क्वेश्चन था आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, एक एग्जांपल बताना है आपको। तो रिएक्शन ऑफ एन एसिड विद बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर, तो NaOH, HCl, NaCl, H2O। तो इसमें से इसके अलावा भी कोई भी दे सकते हो आप। फिर 35th क्वेश्चन है, आपको प्रोसेस बताना है बाय विच ग्रीन प्लांट्स जो है अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं, और इस प्रोसेस के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल की ज़रूरत है। और इसके साथ दूसरा क्वेश्चन है 3 इवेंट्स बताने जो इस प्रोसेस में होते हैं। तो ये तो आप सभी को पता होगा कि इस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस, और इसके लिए 4 रॉ मटेरियल की ज़रूरत है, सनलाइट, क्लोरोफिल, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। क्या क्या होता है, सबसे पहले एब्जॉर्प्शन होता है लाइट एनर्जी का बाय क्लोरोफिल, दूसरा लाइट एनर्जी का कन्वर्जन होता है टू केमिकल एनर्जी, और वाटर का स्प्लिट होता है इनटू हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और थर्ड होता है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। ये 3 रिएक्शंस होते हैं, इसमें आपको पता होना चाहिए। इसके और में जो क्वेश्चन था इसमें आपको बताना था नेम द ऑर्गन दैट फॉर्म्स द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स कौन कौन सा ऑर्गन बनाते हैं, और आपको ब्रीफ में बताना था कि यूरिन कैसे फॉर्म होता है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो अगर देखें तो जो आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम के जो 4 या 5 मेन पार्ट्स होते हैं, किडनी, यूरेटर, यूरिथ्रा और यूरिनरी ब्लैडर, ये 4 मेन पार्ट होते हैं। और कैसे यूरिन बनता है, तो किडनी फिल्टर करता है अनवांटेड सब्सटेंस को फ्रॉम ब्लड, और यूरिन प्रोड्यूस करता है और उसको बाहर निकालने के लिए 3 मेन तरह से यूरिन फॉर्मेशन होता है। पहला ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, फिर रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन। और ये प्रोसेस इंश्योर करते हैं कि वेस्ट और एक्सेस वाटर जो है वो बॉडी से रिमूव हो जाए। अब 36th क्वेश्चन अगर देखें तो इसमें आपको एक्सप्लेन करने थे रीजंस को। पहला है कि डेंजर सिग्नल रेड कलर के क्यों होते हैं, तो ये तो हमने पढ़ा है क्योंकि वेवलेंथ जो है वो रेड की सबसे ज़्यादा होती है और दूर से हमको लाइट देखना है इसीलिए, और ये वेवलेंथ सबसे अधिक होने के कारण लीस्ट स्कैटर्ड होती है, दैट्स वाई डेंजर सिग्नल आर रेड इन कलर। अगला है स्काई अपीयर्स डार्क इंस्टेड ऑफ ब्लू टू एन एस्ट्रोनॉट, तो वहाँ पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है जिसके अंदर एयर हो, और इस वजह से वहाँ कोई रिफ्रैक्शन नहीं हो पाता और इसीलिए उसे ब्लू की जगह ब्लैक दिखाई देता है। वाइट लाइट डिस्पर्स्ड इनटू 7 कलर, तो कौन से 7 कलर में, तो 7 बैंड कलर। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सबकी अलग अलग वेवलेंथ होती है
और वो जो बैंड है उसको हम कहते हैं विबग्योर। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स के होता है तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। और नॉर्मल आई से हम 25 से कम की डिस्टेंस क्यों नहीं देख सकते, क्योंकि हमारा नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर होता है और उससे लेसर देखने पे हमारा जो आई लेंस का फोकल लेंथ है उसको डिक्रीज़ करना पड़ेगा, और इसके लिए फोकल लेंथ जो है वो एक लिमिट से कम नहीं जा सकता और आपकी आंखों पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पड़ने लगता है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे इसके, एक बार ये भी देख लेते हैं, उसके बाद आंसर देखेंगे। फिर है रेटिना, आइरिस, आईबॉल, प्यूपिल, ऑप्टिक नर्व, इनके आपको फंक्शंस लिखने थे। तो आंसर देखते हैं। तो रेड कलर के क्यों बनते हैं ये हमने पढ़ा। तो द वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज लॉन्गेस्ट इन विजिबल लाइट, सो द रेड कलर इज स्कैटर्ड एट लीस्ट बाय द एयर मॉलिक्यूल्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, देयरफॉर इट कैन रीच टू अ लॉन्गर डिस्टेंस। नेक्स्ट था कि क्यों ब्लैक दिखाई देता है, तो देयर इज नो एटमॉस्फेयर दैट कंटेन्स एयर इन आउटर स्पेस टू स्कैटर सनलाइट। थर्ड है डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट इज मेड अप ऑफ 7 बैंड्स ऑफ कलर ईच हैविंग डिफरेंट वेवलेंथ। फोर्थ है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण स्टार्स जो हैं ट्विंकल करते हैं। और फिफ्थ है इसमें कि जब भी आई का फोकस कम होगा तो सिलियरी मसल्स पे स्ट्रेन होगा और फोकल लेंथ डिक्रीज़ होगा, जिसकी वजह से आई जो है वो अपना फोकल लेंथ उससे कम नहीं कर सकता और स्ट्रेन बहुत ज़्यादा होने लगता है। अगला है ह्यूमन आई के डिफरेंट पार्ट्स के आपको फंक्शन पूछे थे। तो रेटिना का फंक्शन होता है, इट इज़ लाइट सेंसिटिव लेयर स्क्रीन दैट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस नर्व सेल, और ये क्या करता है, इमेज को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में। आइरिस एक मस्कुलर टिश्यू होता है जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है बिहाइंड द कॉर्निया, इज नोन एज आइरिस, और ये इंडिकेट करता है कलर ऑफ द आई को। आई लेंस का काम क्या होता है, ये प्यूपिल के बिहाइंड होता है और एक ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होता है, और ये सिलियरी मसल्स के कारण अपना शेप चेंज करके लाइट को फोकस करता है रेटिना पे। प्यूपिल एक स्मॉल ओपनिंग होती है आइरिस में जहाँ से लाइट अंदर जाता है, और जो साइज़ है लाइट का वो कंट्रोल होता है विद द हेल्प ऑफ आइरिस, और लाइट कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ लाइट दैट एंटर्स इनटू द आई। लास्ट ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व क्या करता है, विजुअल इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता है फ्रॉम रेटिना टू द ब्रेन। तो ये था पूरे 5 क्वेश्चन, दोनों में से कोई एक करना था आपको। अब केस बेस्ड क्वेश्चन थे, ये भी काफ़ी इजी हैं कि एक मेटल है जो कि ईजिली इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और मेटेलिक बॉन्ड है, एक मेटल का लस्ट्रस अपीयरेंस है, गुड कंडक्टर, फीट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, जनरली सोनरस मेलेबल डक्टाइल होते हैं। इस टेबल में अलग अलग मेटल्स का वाटर के साथ रिएक्शन दिया हुआ है। जैसे डी विगरस रिएक्शन है तो डी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, तो डी हमने सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मान लिया। उसके बाद फास्ट, तो विगरस के बाद फास्ट, तो बी उसके बाद ज़्यादा रिएक्टिव है। फिर है वेरी स्लो, तो सी, और जो बिल्कुल रिएक्ट नहीं करेगा वो ए। तो अब अगर हम देखें आपसे क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं, पहला क्वेश्चन है विच मेटल्स कैन डिस्प्लेस, अगर हम फिर से बना लें डी, डी से कम बी, बी से कम ए और से कम सी, तो विच मेटल कैन डिस्प्लेस सी फ्रॉम इट्स सॉल्व सॉल्यूशन, सॉरी ये सी पहले है ए बाद में है। तो सी को कौन कौन डिस्प्लेस कर सकता है, तो जो इससे ज़्यादा रिएक्टिव है डी और बी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी एंड डी। फिर है कौन सा मेटल बी को डिस्प्लेस कर सकता है, तो ओनली डी। और कौन से मेटल से सी जो है वो डिस्प्लेस कर देगा कौन से मेटल को उसके सॉल्ट से, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि सी लेस रिएक्टिव है। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ टेबल, तो ये ऑर्डर बता रहा था ए से, और ये ध्यान रखना इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है तो सबसे पहले ए लिखोगे, फिर आप लिखोगे सी, फिर लिखोगे बी और फिर लिखोगे डी। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से आपका आंसर चेंज हो जाता है। फिर आपका इसमें कहा गया है कि एक बिजी किचन में माया चॉप करती है वेजिटेबल और एक्सीडेंटली अपने फिंगर को कट करती है एक साफ नाइफ से, और बिना सोचे समझो अपना हाथ विड्रॉ करती है ताकि प्रेशर और एंड अप्लाइड द प्रेशर टू द कट, द क्विक एंड इनवॉलेंट्री नेचर दिस विड्रॉल एक्शन प्रिवेंटेड फर्दर डैमेज, और प्रेशर से जो काट रहे उसको कम कर देती है जिससे कि डैमेज कम हो, और ऐसे एक्शंस जो क्रूशियल हो किचन एनवायरनमेंट में उससे हमको बचाया जा सके। हॉट सरफेसेस अचानक से उससे हाथ पीछे कर लेना, ये सब इंजरी को मिनिमाइज़ कर देते हैं। तो इन एक्शंस को क्या कहते हैं, तो दीज आर नोन एज रिफ्लेक्स एक्शंस। और फंक्शन क्या होता है रिसेप्टर्स का हमारे बॉडी में, तो रिसेप्टर सिग्नल्स को डिटेक्ट करते हैं और फिर उसको सेंड करते हैं टू द इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, ब्रेन तक उसको सेंड करते हैं। और सीक्वेंस क्या होता है, तो सबसे पहले अगर सीक्वेंस का देख लें तो सीक्वेंस सबसे पहले आपका स्टिमुलस आया, उसको सेंसरी न्यूरॉन या इफेक्टर सेल्स सेंस करते हैं, फिर वो स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है, स्पाइनल कॉर्ड मोटर न्यूरॉन को गाइड करता है या इंस्ट्रक्शन देता है, और फिर इफेक्टर मसल्स जो है वो
एडेप्टर मसल्स के पास जाता है एक्शन के लिए और फिर हमारा एक्शन होता है। फिर इसके बाद जो क्वेश्चन इसमें कहा गया व्हाट इज़ द डिफरेंट वेज इन विच मूवमेंट टेक्स प्लेस इन सेंसिटिव प्लांट एंड मूवमेंट इन आवर हैंड। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, इसको अगर देखें तो मूवमेंट जो है सेंसिटिव प्लांट में वो ट्रॉपिक नेचर के होते हैं या नेस्टिक मूवमेंट कहलाते हैं, और मूवमेंट ऑफ आवर हैंड जो है वो कंट्रोल होता है हमारे नर्वस सिस्टम का। ये आंसर लिखना था आपको। फिर इस क्वेश्चन में 3 केस दिए हुए हैं, मिरर L, M और N, और ये मिरर कैसे हैं, कॉनकेव मिरर है तो इनका फोकस लेंथ नेगेटिव होगा, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये भी नेगेटिव होगा, ये भी ध्यान रखना। अब इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। आपसे पूछा है किस केस में मिरर जो है वो डिमिनिश्ड इमेज बनाएगी, आपको अपना आंसर जस्टिफाई करना है। तो डिमिनिश्ड कब बनाता है, तो जब भी अगर हम फोकस के बाद कभी भी इमेज बनेगा, सी के बाद कभी कहीं भी इमेज रहेगा तो डिमिनिश्ड बनेगा, सी और एफ के बीच में रहेगा तो एनलार्ज बनेगा, और एफ से नीचे रहेगा तो एनलार्ज और इरेक्ट बनेगा। तो अगर हम देखें डिमिनिश्ड इमेज कब बनेगा, जस्टिफाई करना है आपको आंसर, तो जब भी और कौन से मिरर में बनेगा। तो अगर हम देखें ऑप्शंस यहाँ पे आपके, हाँ ये आपको दिया हुआ है। और डिमिनिश्ड कब बनेगा, तो जो L है फोकल लेंथ इतना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इतना है, तो फोकल लेंथ का डबल हो गया 20, ये हो गया C, तो बियॉन्ड C अगर रहेगा तो कैसा बनेगा, डिमिनिश्ड। तो L के केस में डिमिनिश्ड बनेगा। यहाँ ये 30 है इसका C भी अगर देखें तो 20, 30 और 20 का 40, तो ये एट C है तो बराबर इमेज बनेगा। और ये आपका 20, 40 और ये 10 है तो ये एनलार्ज इमेज बनेगा, क्योंकि फोकस और F के बीच, F और P के बीच में ये बन जाएगा। अब आपको 2 प्रॉपर्टीज़ बतानी है जो केस 2 में बना है। तो केस 2 में जो है वो कहाँ पर, C पर था ऑब्जेक्ट, और C पे बनेगा तो कैसा बनेगा, सेम साइज और रियल इन्वर्टेड। फिर नेचर एंड साइज ऑफ द बताना है जो मिरर N, तो मिरर N आपने पढ़ा था कि फोकस और इसके बीच में है तो कैसा इमेज बनेगा, वर्चुअल, इरेक्ट एंड बिहाइंड द मिरर। तो रे डायग्राम से आपको बताना था, अभी देख लेते हैं हम। और उसके बाद एक क्वेश्चन है कि एक ऑब्जेक्ट प्लेस है एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ द कॉनकेव मिरर, कि कॉनकेव मिरर से एक ऑब्जेक्ट का जो है वो डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर है और फोकल लेंथ उस कॉनकेव मिरर का 10 है, तो पोजीशन बताना है। तो ये आपका मिरर फार्मूला होता है 1/v + 1/u = 1/f। तो आपको v पता है, f पता है, आपको 10 है माइनस का क्योंकि कॉनकेव मिरर है, u पता है आपको माइनस का 15, तो आपको v निकालना है। तो इसका देख लेते हैं आंसर एक बार। तो जो इसके क्वेश्चंस थे तो यही जो हमने किया कि पहला मिरर L जो है वो बियॉन्ड द सेंटर और कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर कोई भी ऑब्जेक्ट प्लेस होगा तो स्मॉल साइज़ बनाएगा, B में सेम साइज़ और रियल इन्वर्टेड, C का जो नेचर है वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड, और ये इसका डायग्राम है कि जब F और जो P है इसके बीच में हम रखेंगे तो एनलार्ज व्यू बनाएगा। कॉनकेव मिरर में फार्मूला F जो है -10, U -15, V बताना है आपको। फार्मूला 1/f = 1/v + 1/u, और जब आप इसमें फार्मूला पुट करोगे तो V की वैल्यू आ जाएगी -30। इसका मतलब इन फ्रंट ऑफ द मिरर एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, तो ये आपको बताना है। अगर हम वैसे देखें तो फोकस 10 है तो C कितना है, तो C हो जाएगा आपका 20, और ऑब्जेक्ट कितना रखा है F और C के बीच में 15 पे, तो बियॉन्ड द C बनेगा, तो C बियॉन्ड C, और ये कितना बनेगा 30 सेंटीमीटर, रियल, इन्वर्टेड और एनलार्ज बनेगा। तो ये इस तरह से मार्किंग स्कीम से आपने देख लिया अपने सारे क्वेश्चंस के आंसर, और आपने देखा किस तरह के क्वेश्चंस में कितना कम लिखना होता है, आपको ज़्यादा नहीं लिखना होता है, ठीक है। और आप अपना अब आंसर, आपको सभी आंसर्स पता चल गए। आप कमेंट बॉक्स में आप अपना स्कोर लिखो कि आपका कितना स्कोर आ रहा है, और इस पेपर में से कुछ क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में भी आएंगे तो अच्छे से देख लेना। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, दोस्तों तक शेयर ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस जीवी।